हैं मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की, जो कि देश की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में से एक होती है हर साल 17 से 21 अगस्त तक। और एक ग्रैंड हायत में होती है नॉर्मली हर साल ये कॉन्फ्रेंस। इसमें वेल्थ क्रिएशन की थीम, इकोनॉमी की चुनौतियां और अवसरों पर बातचीत होती है। हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस की थीम पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ रजत राजघरिया और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेल्स गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, पहले तो पार्टी कब है? आपने बताया नहीं कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सेल्स बन गए हैं। मार्केट में रोज ही पार्टी हो रही है। चलिए, पार्टी तो ले ही लेंगे आपसे कभी। खैर रजत जी, शुरुआत करता हूँ फिर। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी कंपनियां आप ला रहे हैं और कितने इन्वेस्टर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इस कॉन्फ्रेंस की थीम हमारी चैलेंजेस टू कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप इंडिया का मार्केट देखें पिछले 2 से 3 साल में तो काफ़ी चैलेंजेस के थ्रू निकला है, चाहे वो हमारी थोड़ी लो ग्रोथ रही हो, फॉरेन आउटफ्लोज रहे हो, और मुझे लगता है एक हमारा बहुत बढ़िया बेस बन गया है जहाँ पर यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ कंपाउंड होगी और हमारे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हमारा 22वां साल है और नेचुरली ये सबसे बड़ा साल है कॉन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। करीबन 200 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी, 1200 प्लस इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं एंड तकरीबन 18 से 20 हज़ार मीटिंग्स हमने लगाई है 3 दिन के पीरियड में। वीक के लास्ट के 2 दिन में हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग शहर, अलग अलग प्लांट्स दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, नागपुर हो। तो ओवरऑल पूरे एक वीक के अंदर इन सारे इन्वेस्टर्स, इन सारी कॉरपोरेट्स की जो आपस में इंटरेक्शंस होगी, मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा लोगों को मार्केट का नज़रिया, इकोनॉमी का नज़रिया और कॉरपोरेट सेक्टर का नज़रिया मिलेगा। ओके, गौतम जी, तो कंपनियां कौन कौन सी हैं और कौन सी कंपनियों पर सबसे ज़्यादा आपकी नज़र रहने वाली है जो आज प्रेजेंटेशन करने वाली है या जो अगले 3 दिन में प्रेजेंटेशन करने वाली है? सो अनुज, हर साल हमारे यहाँ 180 से 200 कंपनीज रिप्रेजेंट करती है कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हमारे कॉन्फ्रेंस का जो सबसे यूनिक फीचर होता है वो होता है सीईओ ट्रैक, जहाँ पे 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ आके उनके सीईओज प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को। तो इस बार भी हमारे यहाँ 15 सीईओ ट्रैक्स है। और जैसा कि इंडिया का मार्केट है, बहुत डाइवर्स मार्केट है, हमारा सीईओ ट्रैक भी उसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से 4 सीईओ ट्रैक्स हैं, डिक्सन है, सीजी पावर है, अदानी ग्रुप का पैनल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकस जो एरोस्पेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कंजम्पशन में हमारे यहाँ 2 ट्रैक्स है, टाटा कंज्यूमर एंड बालाजी वेफर्स के प्रोमोटर रहेंगे जो कि अभी अनलिस्टेड है। फिर आप आइए हेल्थ केयर पे हमारे यहाँ पे पैनल है। फाइनेंशियल्स पे 3 बड़े दिग्गज कंपनियाँ रहेगी, पेटीएम, HDFC AMC और श्रीराम फाइनेंस। तो सारे सेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी है, कोफोर्ज है और साथ में सर्वम AI के जो को फाउंडर रहे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो लगभग सारी थीम्स वहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। मैं जानना चाहता था क्योंकि सर्वम AI आ रही है, कोफोर्ज आ रहा है। कोफोर्ज स्टैंड आउट IT परफॉर्मर रहा है। HCL टेक ने भी सर्वम में इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट ने काफ़ी रिवॉर्ड किया है उसको। IT में अब क्या थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है आपके हिसाब से? क्या आप इन्वेस्टर थोड़ा पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अभी भी IT में थोड़ा सा आपने लॉस से बाउंस देखा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी लोग काफ़ी कंसर्न्ड है मीडियम टर्म ग्रोथ को लेके। जो AI का डिफ्लेशन है जिसकी वजह से टॉप लाइन में इम्पैक्ट हो रहा है, और सबसे बड़ा सिग्नल है कि हेड काउंट एडिशन नहीं हो रहा है IT में। मुझे लगता है IT में भी आपको बॉटम अप ही देखना पड़ेगा। अभी वो समय चला गया जब निफ्टी में IT का वेट 17-18% होता था 2021 में, अभी 7% वेट हो गया है। वैल्यू ज़रूर है, बट जैसे कि मैं कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर से बात कर रहा था लास्ट 1-2 महीने में यूरोप में और एशिया में, ग्लोबली लोगों को ट्रेडिशनल लेगेसी IT में भी दूसरे जो डेवलप मार्केट के कंपनीज है वो ज़्यादा वैल्यूएबल चीप लगते हैं वैल्यूएशंस पे। जैसे हमारे लार्ज कैप IT कंपनीज अभी ट्रेलिंग PE पे 15-16 आ गए हैं, लेकिन ग्लोबली कुछ कंपनीज ऐसी है जो 9-10 के PE पे अवेलेबल है। तो IT को मुझे लगता है ग्रोथ के अलावा जो बाकी सारे न्यूज़ फ्लोज है AI को लेके, जो पूरा एक डिसरप्शन का जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे पिछले 2 सालों से, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लाउड कर रहा है।
कुछ इक्का दुक्का कंपनीज रहेंगे बॉटम अप बेसिस पे, जैसे कोफोर जो है वो स्टैंड आउट करेगी, परसिस्टेंट है वो स्टैंड आउट करती है, बट मुझे लगता है ओवरऑल माहौल अभी भी बहुत कॉशियस है, और हम भी अभी अंडरवेट ही है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी में। ओके, रजत जी, एक बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि एफआईआईज कब आएंगे भारत, और क्योंकि आपके काफ़ी क्लाइंट्स एफआईआईज भी हैं इस समय, हमने कुछ ग्रीन शूट्स देखे पिछले कुछ दिनों में, कुछ एफआई की बाइंग देखी है, लेकिन मैं एक डेटा पॉइंट देख रहा था कि पिछले 6 सालों का या कई सालों का नेट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। 10 सालों का। हाँ, 10 सालों का नेट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। ये क्यों हुआ है? क्या हम इसको सिर्फ इस चीज़ पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बाकी मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं इस वजह से, या हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है? फीडबैक क्या कह रहा है आपको? देखिए, जो एफआईआई का पैसा होता है वो जहाँ परफॉर्मेंस होती है वहाँ जाता है। पिछले 3 साल अगर आप ग्लोबली देखें तो पूरा का पूरा थीम न्यू एज एआई डोमिनेंट रहा है। एंड यूएस में आप देखो तो ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप की बहुत कंपनीज बनी है, तो उनके लिए बहुत राइटफुली पैसा वहाँ लगाना जरूरी था, राइट। जब वो थीम वहाँ पर थोड़ी सी रुकेगी, वो मनी वापस कहीं ना कहीं पर फ्लोट होगा, एंड हमको हमारा शेयर का पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। हमको हमारे मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाना है फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, जो बन रहा है, राइट। अगर आप ग्रीन शूट्स बात करें तो एक्चुअली हम जो रोज 3, 5, 7 हजार करोड़ की सेलिंग देखने की आदत हो गई थी, एटलीस्ट वो अभी राइट नाउ जीरो हो गया। बिल्कुल, हाँ। पिछले काफी हफ्तों से आप देख रहे हैं कि वो जो सेलिंग नंबर है, 1-1.5 महीने से थोड़ी नेट बाइंग ही है। हाँ, मतलब नेट बाइंग एटलीस्ट वो सेलिंग नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, राइट। अभी वो सेलिंग प्रेशर एफआई से हट करके आप बोल सकते हो प्राइमरी मार्केट का आ गया, तो यू आर सीइंग सप्लाई हर दिन कोई ना कोई तरीके से आ रही है। बट जितना हम अपने डेस्क पे या इंटरेक्शंस पे देख रहे हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े एफआईआईज है वो इंडिया का टूर करना शुरू कर दिए हैं, राइट। और राइट नाउ वो धीरे धीरे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के थ्रू ही अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बिकॉज वो भी ग्रोथ के पीछे फोकस करते हैं। तो आपको ना उनका बाइंग बड़ा निफ्टी में नहीं दिखेगा, आपको भी उनका बाइंग बड़ा आउटसाइड निफ्टी दिखेगा। ये जो आप इतने डील्स, ब्लॉक्स, क्यूआईपीस देख रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन एफआईआईज का बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, एंड मुझे लगता है दैट विल बी द सोर्स ऑफ मनी फ्लोज फॉर अस इनटू दिस मार्केट। और एक बार लोग वापस मार्केट के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में भी लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। राजा जी, एक जो आपकी मैं लिस्ट देख रहा हूँ कंपनीज की, उसमें एक और नाम स्टैंड आउट करता है, डिक्सन टेक। ये जो डिक्सन स्टोरी रही है भारत की पिछले 10 साल की, एक शायद पीएलआई और मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी रही है। ऐसी कुछ और थीम्स, और इन पर्टिकुलर थीम में आप पिछले 1 साल में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आई है, इस पर आप क्या व्यू रखते हैं आप? सो देखिए, मतलब आप तो मार्केट में दशकों से हैं, राइट। 2 दशक से, 2.5 दशक, तो 2 दशक बोल सकते हैं, राइट। अगर आप कोई भी थीम देखें जो 10 साल प्ले करती है, तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ एबरेशंस आएंगे, राइट। इंडिया में ईएमएस की जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक डेकेडल अपॉर्चुनिटी है, राइट। क्या होता है, हमारा मार्केट कभी इतना एक्साइट हो जाता है कि 40 पी को 80 कर देता है। कंपनी की अवस्था ठीक है, बट पी गलत हो जाता है, तो दैट पी हैज़ टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, जो डिक्सन में हुआ है। 18,000 का भाव 10.5-11 हो गया, फिर अब धीरे धीरे रिबाउंड कर रहे हैं। बट ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। आप एरोस्पेस देख रहे हैं, आप टेक्सटाइल देखिए, अभी हमने टेक्सटाइल की एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है, ऑटो एंक्स देखिए। आज हम जिस मार्केट के लेवल पर है या इकोनॉमी के लेवल पर है, राइट, मुझे लगता है डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ इन इंडिया इज गेटिंग वेरी गुड। आपके पास इन्वेस्टेबल ऑप्शंस अब केवल ट्रेडिशनल प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, आईटी, कमोडिटीज़ नहीं है। आज हम पहले हम बोलते थे कि हम 12 सेक्टर कवर करते हैं, आज हम 22 सेक्टर कवर करते हैं, एंड आने वाले टाइम में शायद ये और बढ़ेगा। मुझे लगता है ये हमारे मार्केट के लिए बहुत हेल्दी ट्रेंड है। कमिंग टू डिक्सन, वो लीड करता है इस पूरे ईएमएस स्पेस को। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज कंटिन्यूअसली इंप्रूव की है, बिल्कुल। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, बाहर की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो खड़े हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, एंड इसीलिए मार्केट आज भी उनको बहुत रिस्पेक्टफुली वैल्यू कर रहा है। जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, आप स्टॉक रिटर्न भी देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पेटीएम की बात की आपने, क्लियर कट स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है पेटीएम, और सिर्फ पेटीएम ही नहीं, अगर आप देखें न्यू एज के काफ़ी स्टॉक्स, इटर्नल ने काफ़ी शानदार मूव्स दिखाए हैं।
ऑफ लेट इन कंपनी ने नंबर्स पे डिलीवर करने शुरू करे हैं ना। पेटीएम खुद पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे नंबर डिलीवर कर रही है। इस बार होनासा के नंबर्स शानदार रहे, नायका के नंबर्स काफ़ी शानदार आ रहे हैं, लेंसकार्ट के नंबर्स, मीशो, ये सब। तो क्या आपको लग रहा है आगे जाकर हमारा इंडेक्स चेंज होगा? अगले 10-12 साल में इनमें से कुछ कंपनियां इंडेक्स का हिस्सा बनेंगी? जरूर, ये तो होना ही है अनुज। एक तो आई चुकी है, क्वेश्चन ये है कि कब होगा, राइट। हमारा इंडेक्स आज भी मुझे लगता है कई सारे पुराने ज़माने के कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेक्स का अर्निंग्स हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है ग्लोबल और रीजनल मार्केट के मुकाबले। और ये सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात नहीं, आपने जो एग्जांपल्स दिए फाइनेंशियल्स के, कंजम्पशन में भी यही है, हेल्थ केयर में भी यही है, टेक्नोलॉजी में भी यही है और इंडस्ट्रियल्स में भी यही है। आप अगर देखेंगे 5 बड़े कोहोर्ट्स में इंडिया के, ये पांचों कोहोर्ट्स में जो पुराने बेलवेदर बहुत ही बड़े लार्ज वेल रिस्पेक्टेड कंपनीज है, इनकी ग्रोथ थोड़ी सी थम गई है पिछले 3-5 सालों में। और हर सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रही है वो या तो न्यू एज कंपनी से आ रही है या उसी सेगमेंट में जो निश सेगमेंट को कैटर करते हैं। जैसे कंजम्पशन में आप देखिए स्टेपल्स में कोई ग्रोथ नहीं रहा है पिछले 10 सालों में, लेकिन डिस्क्रिशनरी चाहे ज्वेलरी हो, चाहे होटल हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है। फाइनेंशियल्स में भी बैंक्स को हटा के अगर आप देखते हैं तो नॉन बैंक्स, कैपिटल मार्केट, ये सारे सेगमेंट पहले लिस्टेड ही नहीं होते। 10 साल पहले इंश्योरेंस लिस्ट हुआ, फिर एएमसीज लिस्ट हुए, ब्रोकर्स आए, वेल्थ मैनेजर्स आए और अभी फिनटेक्स भी लिस्ट होंगे। तो मुझे लगता है हर सेगमेंट में आने वाले 3 या 5 सालों में आपको जो पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलेंगे वो काफ़ी डाइवर्स हो जाएंगे। ऑलरेडी हो चुके हैं बट मुझे लगता है और ज़्यादा होंगे। कोई और थीम जो आपको लग रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से जिसमें आप पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हैं? ऑब्वियसली आमिर खान आ रहे हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई थीम जिसको लेकर एक्साइटेड हो? मुझे लगता है आप जैसे आपने गौतम से भी पूछा और उसको कॉन्फ्रेंस की थीम से भी करे, तो आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए: इमर्जिंग प्रॉफिट पूल, एक्सपेंडिंग प्रॉफिट पूल और रिकवरी प्रॉफिट पूल। मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस में रिकवरी प्रॉफिट पूल एक नया थीम बनेगा। जैसे जो सेक्टर्स पिछले 2, 3, 4 साल से डिलीवर नहीं किए और उनमें आपको ग्रोथ रिटर्न करती दिख रही है। जैसे अभी हमारे कंज्यूमर एनालिस्ट ने QSR के ऊपर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली और 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद उस सेक्टर में ये क्वार्टर पहली बार एक अच्छा ग्रोथ आया। और आप स्टॉक्स देखें तो दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल, चाहे वो बर्गर किंग हो, देवयानी हो, आज जुबिलेंट है, राइट। सिमिलरली आप अगर बैंक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले के बैंक्स जो डिस्काउंट में ट्रेड करते थे, जो मिड साइज बैंक्स हैं, वो अब ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो फेडरल बैंक्स हो, RBL हो। अब वो प्रीमियम डिमांड करने की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वर्सेस द अदर लार्ज बैंक। तो मुझे लगता है रिकवरी प्रॉफिट पूल, वहाँ पर इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को री-रेट करने के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। इमर्जिंग प्रॉफिट पूल जो आपने कहा, जो न्यू एज है, राइट, मुझे लगता है वहाँ पर समझ केवल बेहतर ही होगी विथ एवरी पासिंग क्वार्टर। एंड उनका कंपोजिशन पोर्टफोलियो में आज भी वो पोर्टफोलियो में टॉप 10 में नहीं आते। आने वाले टाइम में हर टॉप 10 में 2-3 ऐसे स्टॉक होना बहुत जरूरी है। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको कॉन्फ्रेंस के लिए। गौतम जी, आपसे मंडे को हम दोबारा बात करेंगे ओपनिंग डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके बाद सेकेंड डे पर रामदेव जी से बात होगी और फिर उसके बाद अजय मेनन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कंपनियां आ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे अगले हफ्ते।